हेलो डियर फ्रेंड्स एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई स्फेरिकल सेल है और वह स्फेरिकल सेल हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो उस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी और ऑन द सरफेस कितना होता था। तो इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था और उसका डेरिवेशन भी किया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वह गॉस लॉ की एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि गॉस के नियम से हम कूलॉम के नियम को कैसे प्राप्त करते हैं। यानी कूलॉम के नियम को प्राप्त करने के लिए हम गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम लोग का टॉपिक होगा गॉस के नियम से प्राप्ति, तो क्या हो जाएगा, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्लियर फ्रेंड्स? यानी गॉस के नियम से हम कूलॉम के नियम को प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें दो टॉपिक हम लोग का डिस्कशन किया जाएगा। पहला टॉपिक इसमें ये होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल के हम गॉस नियम को प्रूव कर देंगे। तो जब भी पेपर में फ्रेंड्स पूछेगा तो गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का निगमन आपसे ड्राइव करने के लिए पूछ लेगा, या फिर कह देगा कि गॉस के नियम से किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आइए हम इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं कि गॉस के नियम से हम कूलॉम के नियम को कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर हमारा एक धन आवेश क्या है, प्लस Q स्थित है। यानी एक बिंदु O है जिस पर हमारा धन आवेश प्लस Q स्थित है। इस बिंदु O से R मीटर की डिस्टेंस पर, यानी इस बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड्स, कैपिटल P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी का यूज करके हम कूलॉम्स के नियम को क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको जब गॉस के नियम से हम प्रूफ करेंगे तो गॉस के नियम से प्रूफ करने के लिए हम हमेशा एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो अब कहा जाएगा कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P से एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी अब इस बिंदु P से हम एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर दिए फ्रेंड्स, कल्पना कर लिए। यानी यह पृष्ठ कैसा होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब कहा गया है फ्रेंड्स, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सरफेस से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये जितने भी इसके परपेंडिकुलर होंगे ये सारे हमारे क्या बताएंगे, ये सारे क्या बताएंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन बताएंगे। तो अब एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर दिया हूँ जो हमारा इस सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्या बताएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस सरफेस से परपेंडिकुलर हर जगह हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अब इनको हम रिमूव कर देते हैं। इस पॉइंट P पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, और वह स्मॉल एलिमेंट कितना होता है, वह स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, क्योंकि इस गोलाकार
गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए, कैपिटल ए मान लिया जाए। तो इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो स्मॉल एलिमेंट का मतलब यह कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा। अब कहता है कि जब भी हम इस सरफेस पे या गोलाकार गॉसियन पृष्ठ पे कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो वह एक प्लेन सरफेस की तरह व्यवहार करता है। तो अब यह एक प्लेन सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो अब यह प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। यानी यह जो होगा फ्रेंड्स, यह इसके एरिया वेक्टर को दिखाएगा, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यानी इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ पे कहीं पे भी अगर हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो वह स्मॉल एलिमेंट का एरिया डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही डायरेक्शन में होगा। तो अब हम इसके डेरिवेशन को करते हैं। तो लैंग्वेज जो हमने बोला है फ्रेंड्स वैसे वैसे आपको लिखना है। आपको इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। तो अब इस पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। उसके लिए पहले इस स्मॉल एलिमेंट का हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो अब लिखा जाएगा सूक्ष्म क्षेत्रफल फ्लक्स। अब इस स्मॉल एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस संपूर्ण गोलाकार गॉसियन पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो अब हम कहेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो जब सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए वैद्युत फ्लक्स कहा जा रहा है तो जब एरिया छोटा होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। कि डी फाई ई इज इक्वल टू, अब जब एरिया छोटा होगा तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ हो जाएगा वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी, यानी इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इतना। अब इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। सरफेस की कहीं पर भी हम किसी भी पॉइंट पर अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे और उनके बीच हमेशा एंगल कितना होगा, 0। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ से हो जाएगा ई डी ए और cos 0 अंश हो जाएगा, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 से जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई डी ए। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, अब जब इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया है तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए भी हम निकाल दें। तो अब लिखा जाएगा संपूर्ण गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी स्मॉल एलिमेंट से हम लोगों ने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब उस स्मॉल एलिमेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो अब जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकलेगा वह क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और यह फाई ई क्या होगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ यह जो स्मॉल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा डी फाई ई, और उस गोलाकार गॉसिप पृष्ठ का टोटल एरिया कितना था फ्रेंड्स, कैपिटल ए था। यानी एरिया के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब देखिए डी फाई ई का मान यहाँ निकला हुआ है कितना, ई डी ए। तो अब यहाँ से लिख देंगे हम फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई, और कितना हो जाएगा डी ए। अब चूंकि उस गॉसिप पृष्ठ पर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब चेंजिंग नहीं होगा, एज ए कांस्टेंट बिहेवियर रखेगा, तो ई को क्या करेंगे हम बाहर, और क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए। और डी ए क्या है, उस गोलाकार गॉसिप पृष्ठ पर लिया गया अल्पांश क्षेत्रफल, और उस अल्पांश क्षेत्रफल का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस बड़े गोलाकार गॉसिप पृष्ठ के लिए, तब यह जो बताएगा वह उस गोलाकार गॉसिप पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल बताएगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अब यह क्या बताएगा, उस गोलाकार गॉसिप पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल। तो जो गोलाकार गॉसिप पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल है फ्रेंड, उसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए, और इसका जो मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यह जो है यह उस गोलाकार गॉसिप पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम इरेज करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अब इस इक्वेशन से देखिए, अब यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, अब इसके जगह पे कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या कह दिया जाए, 1 कह दिया जाए। अब इसके बाद से लिखेंगे गॉसेस लॉ, यानी गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से हम क्या पढ़े हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट। अब इक्वेशन 1 और सेकेंड का हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर पेपर में आपसे ऐसे पूछ देता है कि गॉस के नियम का उपयोग करके किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए, तो आपको यहाँ तक का वर्क करना है। क्लियर है फ्रेंड्स, कब के लिए, जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए। तो यहाँ तक हम करेंगे। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब कहता है कि अब हमको प्रूव करना था गॉस लॉ। तो जब गॉस लॉ पेपर में पूछ देगा कि कूलम से नियम से करने के लिए, तो इतना काम तो इसमें करना ही करना है। इसके बाद से आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहले चैप्टर में फ्रेंड्स बताया गया था कि परीक्षण आवेश के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों को डिस्कशन करके बताया गया था कि जो परीक्षण आवेश होता है वह हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस परीक्षण आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहा जाए तो यह जो हमारा परीक्षण आवेश है यह वास्तविक आवेश नहीं होता है, इसको काल्पनिक माना जाता है। तो कहने का मतलब है इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उसके मूल क्षेत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसके बाद से कहा जाएगा कि जैसे यहाँ पे कहा गया था कि पॉइंट ओ पर अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अब कहा जाएगा आर मीटर की दूरी पर जो पॉइंट हमारा पी था,
क्या कहा जाएगा, r मीटर की दूरी पर जो पॉइंट P था, अब इस पॉइंट P पर एक हमारा धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है।